नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अयोध्या का दौरा हुआ। पतंजलि योग पीठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा रामदेव से मुलाकात की। धामी ने मुलाकात के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान यानी कि इस मुलाकात के दौरान प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की गई। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर ये चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो हरिद्वार का आज दौरा किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और उन्होंने बाबा रामदेव से मुलाकात की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। और आपको जानकारी दे दें कि इस दौरे के दौरान राज्य में निवेश को लेकर चर्चा की गई। 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर चर्चा की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अभी हमने देखा कि किस तरह से इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड में हुआ। खबर कोटद्वार से है, जहां पर कोटद्वार नगर निगम के लकड़ी पड़ाव में 62 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। यहां 62 बीघा जमीन को लकड़ी पड़ाव मोहल्ले में लीज पर दी गई थी। बाद में संबंधित पक्ष ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति ये भूमि अवैध रूप से कई लोगों को बेच दिया। मामला शासन में पहुंचा तो लीज निरस्त कर दिया गया और जिस पर पट्टेदार ने न्यायालय की शरण ली, यानी कि न्यायालय में अपील दायर की है। विभिन्न न्यायालयों में मामला जो है वो नगर पालिका के पक्ष में रहा, लेकिन नगर पालिका तब कब्जेदारों से भूमि खाली नहीं करा सकी और एक ओर न्यायालय में सुनवाई चलती रही, वहीं दूसरी ओर उक्त भूमि पर कब्जेदार के निर्माण जो है वो जारी है। और जिसमें अब नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में 62 बीघा भूमि का प्लान जो है वो टेबल यानी कि सर्वे का काम जो है वो शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सर्वे के बाद नगर निगम की ओर से भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो 62 बीघा भूमि को मुक्त कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 62 बीघा लैंड है, पूरी नगर निगम के उसमें है ये। और ये पहले इसमें एक्चुअली लोअर कोर्ट से नगर निगम के पक्ष में इसमें फैसला भी हो गया था, लेकिन उसके बाद जो संबंधित जो दूसरी पक्ष है उसने हाई कोर्ट में ये माननीय उच्च न्यायालय में चले गए थे, वहाँ पर मामला विचाराधीन है। तो उसमें काफ़ी लंबे समय तक इसमें यथास्थिति का आदेश बना रहा, उस कारण से कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। तो अभी फ़िलहाल ये फाइनल स्टेजेस में है, तो उसी के क्रम में कार्रवाई चल रही है। 62 बीघा लैंड है, पूरी नगर निगम के उसमें है ये। और ये पहले इसमें एक्चुअली लोअर कोर्ट से नगर निगम के पक्ष में इसमें फैसला भी हो गया था, लेकिन उसके बाद जो संबंधित जो दूसरी पक्ष है उसने हाई कोर्ट में ये माननीय उच्च न्यायालय में चले गए थे, वहाँ पर मामला विचाराधीन है। तो उसमें काफ़ी लंबे समय तक इसमें यथास्थिति का आदेश बना रहा, उस कारण से कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। तो अभी फ़िलहाल ये फाइनल स्टेजेस में है, तो उसी के हरिद्वार के रोशनाबाद में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला। यहां कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे हाथी ने उत्पात मचाते हुए कलेक्ट्रेट की बाउंड्री बॉल को नुकसान पहुंचाया। कलेक्ट्रेट परिसर में जंगली हाथी को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगे। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने हवाई फायरिंग कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। गौरतलब ये रहा कि हरिद्वार में कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर जंगल से सटा हुआ है और इस क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवरों की चहलकदमी जो है वो सामने आती रहती है। 2015 में देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी। इन 100 शहरों की सूची में देहरादून का नाम भी शामिल किया गया था। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की नींव रखी थी, जिसका काम जुलाई 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आलम यह रहा कि इसी बीच 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम जो है वो आज भी अधर में लटका हुआ है। सरकारी कागजों में तो स्मार्ट सिटी का कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सोनिका की माने तो स्मार्ट सिटी के कार्य जो है वो हो रहा है और कुछ समय में पूरे कर भी लिए जाएंगे। तो कागजों में स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य चल रहा है हमारा, और एक हमारा सिटीज का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है इसमें, और एक हमारे ग्रीन बिल्डिंग का कार्य। ये 3 काम है। इसके अलावा एक पेयजल निगम के द्वारा एक कार्य था जो कि पेयजल द्वारा किया जा रहा है।
ये सभी कार्य प्रगति में हैं और हम समय से इनको पूरा करेंगे। तो स्मार्ट सिटी में लगाई गई थी और उसमें सिर्फ ये चीज़ देखी जा रही है कि वो जो पेड़ पे लगाई गई थी तो पेड़ को कोई नुकसान ना हो, तो उसी को देखते हुए उन लाइट्स को दोबारा रीपोजिशन किया गया। स्मार्ट सिटी के जैसे रोड का कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में बीते 21 दिसंबर को सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 2 लाल शहीद हो गए, जिनका नाम गौतम सिंह और वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिसमें से एक शहीद वीरेंद्र सिंह चमोली नारायण बगड़ के रहने वाले और 28 वर्षीय शहीद जो है गौतम सिंह कोटद्वार के शिवपुरी इलाके के रहने वाले थे। शहीद जवान गौतम सिंह को मुख्यालय पौड़ी में शहर वासियों ने मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान शहीद की तस्वीर लिए लोग शहीद जवान गौतम सिंह अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद जवान गौतम सिंह का नाम रहेगा के साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। तो ये तस्वीर आप अभी 21 तारीख को जम्मू कश्मीर के कश्मीर में हमारे 2 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए हैं। वैसे हमारे देश के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हैं, जिसमें हमारे कोटद्वार के भाई गौतम वाल्मीकि जी, जिनका अपनी शहादत दी है उन्होंने। हम उनके संबंध में 2 मिनट का कैंडल मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय से कंडोलिया मंदिर तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी देश के लिए शहादतों का दौर जारी है। पाकिस्तान अपनी कायराना जो हरकत है और एक कायराना हरकत से वो लगातार जो है बाज नहीं आ रहा है, ये भी एक सोचनीय विषय है। पूरे देश से 4 हमारे वीर शहीद वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड से 2 हमारे भाई, चमोली से वीरेंद्र और हमारे अपने भाई गौतम, जिन्होंने शहादत दी है, उनकी शहादत को पूरा हिंदुस्तान याद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर में ई रिक्शा के रूट तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पक्षकार बनाते हुए ई रिक्शाओं के रूट तय करने संबंधित प्लान 2 महीने के भीतर पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने मार्च की तारीख दी है, यानी कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो मार्च में होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि काशीपुर निवासी अभिमन्यु भारद्वाज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि काशीपुर में रिक्शा के रूट जो है वो निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी रूट पर ई रिक्शा जो है वो चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हाईवे में भी ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जबकि इनकी गति जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनके हाईवे में चलने से कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जनहित याचिका में कोर्ट से ई रिक्शा के रूटों का निर्धारण करने की मांग की गई है। ई रिक्शाओं का जो पूरे प्रदेश में अनियंत्रित तौर पे जो है सड़कों पर चलाई जा रही हैं। मेनली हमारी प्रेयर तो काशीपुर से रिलेटेड थी, लेकिन ये हमने जब पीआईएल दाखिल की उस पर इंस्ट्रक्शन मंगाए गए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। आज इंस्ट्रक्शन आने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने लगा था ये मैटर। उसमें ये चीज़ गंभीरता से लेते हुए कि अनियंत्रित तौर पर जो ई रिक्शाओं का परिवहन हो रहा है सड़कों पर और जमावड़ा लग जाता है जगह जगह, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना भी हो रही है, प्लस आमजन को जो है जाम लगने से और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नॉट इवन टू काशीपुर, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पार्टी बनाया रेस्पॉन्ड नंबर 6 और उनको ये डायरेक्शन दी है कि 2 हफ्ते में आप इसका रिस्पॉन्स फाइल करें और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 3 व्हीलर और ई रिक्शाओं का अनियंत्रित वो पे जो बहन हो रहा है उनको परिचालन के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन के अंतर्गत रूट प्लान डिसाइड करते हुए उनको 2 हफ्ते के अंदर जो है आप उनका रिस्पॉन्स फाइल करें, ये उनको डायरेक्शन दी गई है। ई रिक्शाओं का जो पूरे प्रदेश में अनियंत्रित तौर पे जो है सुदूर पट्टी दोगी क्षेत्र में स्थित विशंभर दत्त मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल के वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत लघु नाटकीय, भावगीत और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। ये पहला मौका है जब क्षेत्र में किसी विद्यालय ने भव्य रूप से वार्षिक उत्सव का आयोजन कर क्षेत्रीय जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कर्मयोगी के नाम से जाने जाने वाले विकास चंद्र रयान के द्वारा गूलर में स्थापित इस विद्यालय की खासियत यह है कि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत मीडियम के इस विद्यालय की दैनिक शुरुआत भागवत श्लोक प्रार्थना से होती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा की तालीम देकर ये विद्यालय न सिर्फ बच्चों की भविष्य यानी कि बच्चों का केवल भविष्य निर्माण नहीं करता, बल्कि बच्चों के भविष्य निर्माण में एक मील का पत्थर भी साबित हो रहा है, बल्कि यहाँ से पलायन रोकने में भी ये अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।
बहुत बढ़िया टीम है और बहुत शिद्दत से और बहुत लगन से ये काम करते हैं। मैंने देखा है, मैं गए 15 साल से यहाँ हूँ, मैंने देखा है कि बहुत शिद्दत से काम करते हैं विकास जी। तो हमारा सहयोग इनके साथ लगा हुआ है, आगे भी रहेगा हमेशा। मैं चाहती हूँ कि द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड एजुकेशन में जो यूज़ होती है वो सारी आ जाए स्कूल में, और ये अपने में एक एग्जाम्पलरी स्कूल बन जाए जहाँ के लोग देखें कि पहाड़ में भी ऐसा स्कूल होता है। ये स्कूल से सबसे पहली उपलब्धि हमारी ये है कि इस स्कूल से दोगीपट्टी के 150 परिवारों का पलायन रुका है, क्योंकि जो समाज है वो आज की डेट में पहाड़ क्यों छोड़ रहा है? शिक्षा के लिए छोड़ रहा है, शहर जा रहा है, क्योंकि शिक्षा, अच्छी शिक्षा पहाड़ों में नहीं मिल पा रही है। तो यही कारण है कि इस स्कूल को आज सारे लोगों का, पूरे क्षेत्र के लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है और योगदान भी मिल रहा है। मैं इस स्कूल में 5 साल से, जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था तब से मैं स्कूल में एजुकेशन दे रही हूँ। पहले सर और मैं बस थे स्कूल में, तब हमने ये स्कूल 2 कमरों से स्टार्ट किया था। तो उस समय स्कूल का ऐसा ढांचा था कि हमें ये नहीं चला कि ऑफिस कहाँ पे बनाएं, क्या कहाँ पे करें। तो हमने 2 कमरे और एक किचन से स्टार्ट किया ऑफिस की तरह पे, और उसके बाद मैं और सर ने लगातार बच्चों के साथ कोशिश की, और ताकि बच्चे जुड़े, उधर गाँव में जाके प्रचार किया, बच्चों को एकत्रित किया कि आओ हमारे स्कूल में देखो कैसी पढ़ाई हो रही है। जब 20 बच्चे, स्टार्टिंग में 20 बच्चे आए यहाँ पर, जब उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, उनका रिजल्ट अच्छा निकला, उसके बाद यहाँ पर एडमिशन होना अपने आप शुरू हो गया। बहुत बढ़िया टीम है और बहुत शिद्दत से। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदले जाने के बाद नई कमान कुमारी शैलजा को सौंप दी गई है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस उन्हें ऊर्जावान नेता बताते हुए पार्टी की मजबूती का दावा कर रही है। कुमारी शैलजा को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेता कांग्रेसियों से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने तंज कसते हुए कहा कि 2017 में उन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया था और उत्तराखंड में 11 सीटों पर कांग्रेस जो है वो सिमट कर रह गई थी, और अब एक बार फिर उन्हें प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। इस बार 5 लोकसभा सीट में से 3 लाख से अधिक मतों से बीजेपी विजय होगी। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, किसी न किसी को लोकतंत्र में जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस भी, तो उन्होंने अगर एक प्रभारी को अपॉइंट किया है तो उसके लिए हम तो कुमारी शैलजा जी को भी बधाई देंगे। लेकिन कुमारी शैलजा हमारे लिए तो हमेशा लकी रही हैं। 2017 के चुनाव में भी वो प्रभारी थी, तो तब 11 सीटें विधानसभा में आई थी, तो हमारे लिए तो हमेशा लकी चार्म रही हैं, हम तो बधाई देंगे। इस तरीके से संगठन को मजबूती मिलेगी। देखिए, 2024 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों के प्रभारी बदलने का कार्य किया है। उसमें से उत्तराखंड के प्रभारी को भी बदलने का कार्य किया है। कुमारी शैलजा जी जो कि एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनके, मुझे लगता है कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो मिलकर हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस में आएगा? लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय देवेंद्र यादव जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा था, और जिस तरीके की तैयारियां विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हुई वह अभूतपूर्व थी। मैं खुद 4 चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन इतना बढ़िया प्रबंधन इनसे पहले के 3 चुनाव में मैंने नहीं देखा। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, किसी न किसी को लोकतंत्र में जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस भी, तो उन्होंने अगर एक प्रभारी को अपॉइंट किया है तो उसके लिए हम तो कुमारी शैलजा जी को भी बधाई देंगे। लेकिन कुमारी शैलजा हमारे लिए तो हमेशा लकी रही हैं। 2017 के चुनाव में खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तरकाशी के पुराला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निदान का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र से आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है। देहरादून के रायपुर से आए 300 से अधिक भेड़ों की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। अक्सर परमिट लेकर उत्तरकाशी के भेड़ पालक देहरादून में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते रहते हैं। विधायक दुर्गेश लाल ने इस विषय को लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की मांग की। एक बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेरी जो विधानसभा, खास करके पुरोला विधानसभा, ये एक सीमांत विधानसभा, और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है,
और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक अज्ञात बीमारी की वजह से जो मोटी धार में मसूरी के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ब्लॉक में हमारे जो है जो सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुगान के लिए। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने हरिद्वार में कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हरिद्वार कांग्रेस के कार्यालय को ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुराना कांग्रेस कार्यालय वापस लेने के साथ साथ हरिद्वार में एक नया कांग्रेस ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 5,11,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के जरिए सभी जगह पर अपने कार्यालय बनाकर खड़े कर दिए हैं। तो बहुत ईमानदार पार्टी कहती है। मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। देखिए, प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों के लिए लिस्ट भेज दी है। इसका इंतजार अभी बाकी है। आपको ये भी जानकारी बताते चले आपको कि औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट उसको जाना पड़ता है, कोर्ट केसेज और ये सब है, तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।